हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये जो आज हमारा वीडियो है, ये हमारा चैप्टर 3 का लास्ट वीडियो है, फिफ्थ वीडियो, लास्ट वीडियो है, जिसमें हमारे को सिर्फ एक टॉपिक कवर करना है, जो कि क्या है, डीमोनेटाइजेशन। जैसे आप लोगों को पता ही है, या आप लोगों के लिए थोड़ा दुर्भाग्य है कह लीजिए कि 2016 के बाद आप लोग 12th में आए हैं, इसलिए हमारा ये टॉपिक बढ़ गया, क्योंकि ये टॉपिक 2016 से पहले था ही नहीं। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन जो ये चीज़ है, ये घटना है, ये हमारे देश में 2016 में ही हुई थी। बट ऐसा नहीं है कि ये हमारे देश में सिर्फ 2016 में ही हुई है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 साल लिखे हैं, और इन तीनों सालों में डिमोनेटाइजेशन हुई थी इंडिया में। सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन हुई थी 1946 में, फिर डिमोनेटाइजेशन हुई थी 1978 में, और फाइनल जो लास्ट डिमोनेटाइजेशन हुई है वो हुई थी 2016 में। तो अब हमें ये समझना है कि सर इसका जो डिमोनेटाइजेशन के जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमारे को क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिमोनेटाइजेशन होती क्या है, तो उसका हमें मतलब समझना है। फिर हमें समझना है कि डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या थे, जो डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुई थी उसके फीचर्स क्या थे, फिर उसके रीजंस क्या थे इतना बड़ा स्टेप लेने की। जो हमारे मोदी साहब थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको क्या जरूरत पड़ी कि उनको इतना बड़ा इवेंट करना पड़ा इंडिया में। तो हमें रीजन समझने हैं, एंड फाइनली हमें समझना है कि इस डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। नाम से शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है मनी, जो पैसा है, जिसकी एक औकात होती है कि हम उसके बदले में कुछ सामान ले सकते हैं, उस औकात को खत्म करना। एक बार इसको इंग्लिश में देखते हैं। इट इज द एक्ट ऑफ स्क्रैपिंग करेंसी यूनिट, स्क्रैपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर। बेटा हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नोट होते हैं, हम उन नोट्स को लेके जाते हैं मार्केट में, हम कुछ सामान खरीदते हैं और उसके बदले में हम उस पर्सन को वो नोट दे देते हैं। अगर अब मैं कहूँ कि वो नोट जो है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई औकात नहीं है, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इज डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया था? भारत में 500 और 1000 के जो नोट थे, उनको नवंबर 8 2016 को नवंबर 8 2016 की मिडनाइट से बिल्कुल उनकी वैल्यू को खत्म कर दिया गया था। तो समझते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या था। देखिए बच्चे, होता क्या है, डिमोनेटाइजेशन करने का जो प्राइम मतलब मोटिव था, वो था ब्लैक मनी को लोगों के घरों से निकालना। अब हमें समझना है, एक नई टर्म हमारे सामने आ गई कि सर ब्लैक मनी क्या होता है, ये कौन से नए नोट आ गए जो ब्लैक होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक मनी का मतलब होता है अनअकाउंटेड मनी। अब आप लोगों के मन में एक चीज आ रही है कि सर अगर 500 1000 के नोट 2016 8 नवंबर 8 2016 से बिल्कुल इनवैलिड हो गए थे, तो इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए एक हाउसवाइफ है घर में, जिसके पास 10 नोट है 1000 के, या एक कॉलेज का बच्चा है जिसके पास 5 नोट है 500 के, तो मतलब उनके उनके वो 5 नोट 500 के जो 2500 रुपए हुए, या एक हाउसवाइफ है जिसके पास 10 नोट है 1000 के जो कि 10,000 रुपए हुए, क्या वो भी बिल्कुल इनवैलिड हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। पैसा घर में रखना इज नेवर अ प्रॉब्लम। आप घर में कितना ही कैश रखो, कोई आपको नहीं रोक सकता। भैया मेरा पैसा है, मेरे को अपने हाथ में रखना है, मेरे को बैंक में नहीं चाहिए, मैं अपने हाथ में देखना चाहता हूँ मेरे हाथ में कितना पैसा है। मुझे अच्छा लगता है हार्ड मनी अपने हाथ में रखना। कोई गलत, ना तो कोई गलत है और ना ही आपको कोई गलत कह सकता है इसमें। तो फिर सर दिक्कत क्या थी, फिर क्या प्रॉब्लम थी, फिर क्या हुआ था उससे? अनअकाउंटेड कैश घर में रखना इज अ प्रॉब्लम। अगर आप अकाउंटेड मनी घर में रखते हो, तो चाहे आप 1 रुपया रखो, चाहे 1 करोड़ रुपए रखो, चाहे 100 करोड़ रुपए रखो, 500 1000 या जो भी उस डिनोमिनेशन है, 2000 100 10 जितने रखने रखो, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप अपने पास 1 रुपया भी रखते हो जो कि अनअकाउंटेड है, मतलब आप कुछ पैसे रखते हो जो कि अनअकाउंटेड है, तो वो एक क्राइम है। अब सर अनअकाउंटेड का मतलब क्या होगा? मैं आपको बड़े ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए ऐसा सोचना मत कि मैं करता हूँ वैसा, मैं आपको वैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारी क्लासेस चल रही है, मैंने आपसे फीस मांगी। अब मेरी फीस एक XYZ अमाउंट है। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उसको बैंक में जमा करा दो, या मुझे चेक दे दो मैं बैंक में जमा करा दूं, या आप RTGS करा दो। अगर आप वो मेरे बैंक में पैसे डालते हो, तो वो कहीं ना कहीं वो जो पैसा है, वो पैसा हमारा ट्रेसेबल हो जाता है। ट्रेसेबल मतलब
आरबीआई की वो नॉलेज में आ गया, बैंकिंग की नॉलेज में आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब वो कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल सेक्टर जो हमारा सिस्टम है उसकी नॉलेज में आ चुका है कि ये पैसा इस पर्सन ने इसको दिया है। आपने मुझे पैसा ऐसे फ्री में तो दिया नहीं होगा, मैं आपको कोई सगा थोड़ी ना लग रहा हूँ, तो आपने मुझे पैसा कोई गुड या सर्विस के लिए दिया होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको सर्विसेज दे रहा हूँ तो आपने मुझे सर्विस के लिए पैसा दिया, इसका मतलब जो भी आपने मुझे पैसा दिया वो मेरी इनकम है, और इस इनकम पे मुझे क्या देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। तो इस इनकम पे अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो ये मेरी मानी जाएगी, हमारा ये माना जाएगा अकाउंटेड मनी। अब मैं इसको आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ जो आप कर सकते थे। मैंने आपको कहा भैया मेरी इंस्टॉलमेंट पे कर दो फीस की, आपने मुझे कैश दिया और मैंने उस कैश को जेब में रखा और मैंने अपने घर खर्च कर लिए, ना कभी किसी को पता, ना मैंने आपको कोई रिसीट दी, ना आपने मुझे से मांगी, ना किसी को पता चला कि जी भैया इस पर्सन ने इसको कैश दिया है, किसी की नॉलेज भी नहीं आया, और गवर्नमेंट को क्या नहीं मिला, उस पर गवर्नमेंट को उस पर टैक्सेस नहीं मिले। तो ये क्या हो गया, अनअकाउंटेड मनी। अब ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी। और जो मैंने बोला था कि जो आपने बैंक में डलवाया, जो कि आरबीआई की प्लस जो हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटी है या जो और डिपार्टमेंट है उसकी नॉलेज में आ गया, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा व्हाइट मनी। तो व्हाइट मनी आप घर पे भी रख सकते हो। मान लीजिए आपने बैंक में डलवाया, और ऐसे सब बहुत बच्चों ने बैंक में डलवाया, लेकिन मुझे बैंक में नहीं चाहिए, मुझे तो अपना हार्ड कैश चाहिए हाथ में। मैं बैंक में गया, मैंने एटीएम से निकाला और मैंने घर पे 10 लाख रुपए रख लिए, लेकिन टैक्स दे चुका हूं मैं इस पैसे पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता आपको। लेकिन जो मैंने दूसरा केस आपको बताया कि आपने मुझे पैसे दिए, किसी की नॉलेज में नहीं आया, ना मैंने टैक्स दिया, मैंने घर में रखे हुए, दैट इज इलीगल। तो बेसिक मतलब ये था कि इलीगल मनी जो ब्लैक मनी है उसको नॉलेज में लाया जाए अथॉरिटीज की। और जिन लोगों ने ब्लैक मनी अपने घर में दबा के रखा हुआ है, आप बिलीव नहीं करोगे, और हो सकता है शायद आपको पता भी होगा, आपने वो शिवाजी द बॉस नाम की मूवी देखी हो, रजनीकांत जी की, और भी बहुत मूवीज ऐसी बनी है इसमें, अब वो स्पेशल 26 देखी हो हमारे अक्षय कुमार की, एक्सेट्रा। तो इसमें आपने देखा होगा कि कहां कहां लोग पैसा रखते हैं दबा के। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, दीवारों में छुपा देते हैं पैसे को, जमीन में गाड़ देते हैं, छत में डाल देते हैं, बेड में डाल देते हैं पैसे को, सोफे में डाल देते हैं, पानी की टंकी में डाल देते हैं। दैट इज ब्लैक मनी एंड दैट इज इलीगल। तो सर अब जैसे मान लीजिए, अब क्वेश्चन उठता है कि सर उन्होंने तो बोल दिया, नरेंद्र मोदी साहब तो आए, भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से आपके घर में रखे हुए 500 और 1000 के नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा है, ये उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन भैया इससे इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 3-4 लोग तरीके के लोग हैं। एक है हाउस वाइफ जिसके पास 10,000 रुपए, 10 नोट थे 1000 के। एक है कॉलेज का बच्चा जिसके पास 500 नोट, 500 के 5 नोट है 2500 रुपए। और एक है भैया जिस बंदे ने डेलिबरेटली टैक्स की चोरी किया, उसने 10 करोड़ रुपए घर पे रखा हुआ 500,000 के नोट में। अब क्या है, उन्होंने मोदी साहब ने बोला कि आपको घबराना नहीं है, आप कल जाओ, मतलब कल से जाओ, 8 तारीख से जाइए आप, और 9 तारीख से, और अपने बैंकों में पैसा जमा करो। जब आप बैंकों में पैसा जमा कराओगे 500,000 के नोट, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आप एक नोट से लेके 1,000, 10,000, करोड़ नोट जमा करा दीजिए, करोड़ों रुपए जमा करा दीजिए, कोई कुछ नहीं पूछेगा। फिर बाद में जैसे ही वो पैसा बैंक में जमा हो गया, आ गया वो ऑफिशियल की नॉलेज में आ गया, सारी वो इंस्टीट्यूशन आरबीआई की नॉलेज में आ गया, इनकम टैक्स की नॉलेज में आ गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सोच करेगा कि वो देखेगा कि इस पर्सन ने इस टाइम पे 10 लाख रुपए जमा कराया है, देखते हैं कि इसकी रिटर्न ये कितने की, इनकम टैक्स कितने का फाइल करता था, उस पर टैक्स कितना देता था। अगर तो वो मैच हो रहा है, जितना वो टैक्स देता था उतने ही उसके हिसाब से ही उसने पैसे जमा कराए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अपने आराम से बैठिए, आपके घर में जो पैसा पड़ा था वो आपने वापस बैंक में डाल दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने मेरे को फीस दी और वो फीस बैंक में जमा हुई थी, बट मेरे को अपने हाथ में पैसा चाहिए था तो मैं घर में ले आया। अब मोदी साहब ने उसको ब्लैक मनी डिक्लेयर कर वो सॉरी इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो मैं वापस बैंक में जमा करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वो बंदा था, जो वो बिजनेसमैन था जिसने 10 करोड़ रुपए घर में रखे हुए, जिस पर कोई टैक्स नहीं दिया, वो फंस गया। अब उसके पास ऑप्शन क्या है, या तो उस पैसे को जला दे बत्ती बना के, या तो बत्ती बना उसको जला दे, या बत्ती बना के उसको फेंक दे, या कुछ कर दे। अब और क्या ऑप्शन है उसके पास, अब वो क्या कर सकता है, उसके पास ये ऑप्शन है कि उसको बैंक में जमा कराए। अब बैंक वाला क्या करेगा, जैसे ही वो बैंक में जमा कराया उसने, अब क्या होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा कि भैया ये बंदा टैक्स कितना जमा करता है। देखा जाए वो देखा उसके जैसे हमने टैक्स की रिपोर्ट निकाली तो पता चला वो टैक्स तो जमा करता था, कोई वो अपनी इनकम दिखाता था मतलब बहुत ही कम, लैक्स में बहुत ही कम दिखाता था, और उसने जमा करा दी 10 करोड़ रुपए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको बोलेगा भाई तू एक दिन आ जा, हमें तुमसे कुछ बात करना।
अब वो चला जाएगा, फिर वो पूछा जाएगा भैया आपने 10 करोड़ रुपए जमा कराया, आपकी इनकम आप दिखाते हो 2 लाख रुपए की, तो अगर आपके 2 लाख रुपए की इनकम है पिछले 10 सालों से 20 सालों से, तो ये 10 करोड़ रुपए कहाँ से आ गया, हमें इसका सोर्स बता दो। अब वो बंदा अगर वो जस्टिफिकेशन तो दे ही नहीं पाएगा, जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएगा, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी भी लगाएगा, टैक्स भी लेगा, पेनल्टी भी लगाएगा, और अगर उनको लगा कि इसने बहुत ही टैक्स की चोरी की है तो इसको जेल भी हो सकती है, बट जेल तक नहीं जाने देते, वो उसके ऊपर टैक्स की वो मतलब पेनल्टी लगाते हैं, और वो पेनल्टी कितनी होती है 50-60% की लग जाती है। तो देखा जाए तो उसका 10 करोड़ के 50-60% तो टैक्स में चला जाएगा, मान लीजिए 50% टैक्स में चला गया, 5 करोड़ रुपए उसका टैक्स में चला गया, लेकिन उसका जो 5 करोड़ है वो ब्लैक से व्हाइट भी हो गया, और जैसे मैंने बोला इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ही क्या था, दूसरा ऑप्शन यही था कि आप उसको जला दो, तो उससे तो बेटर है ना कि व्हाइट हो गया। हाँ, मैं उस चीज के बारे में बात नहीं करूंगा जो उस टाइम पे हुई थी, जो कि अगेन इलीगल थी। क्या था, लोगों ने आपकी जो ओल्ड करेंसी थी उसको न्यू में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था, ब्लैक मनी रहा था, उसको न्यू में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था प्रीमियम पे 10%, 20, पहले 30% था, फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आप 10 करोड़ रुपए दोगे पुराने नोट में, तो हम आपको 8 करोड़ वापस करेंगे नए नोट में, तो आपको ब्लैक ही रहेगा, लेकिन आपका बस वो 20% का उसमें आपका वो कट गया, जो आपका प्रीमियम है वो कट, मतलब आपकी वो एक तरीके से कमीशन कट गई। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा जो ये मतलब जो चीज थी डिमोनेटाइजेशन, उसके पीछे की थिंकिंग बहुत अच्छी थी, उसके पीछे का मोटिव बहुत अच्छा था, बट वो एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी। क्योंकि अगेन अगर एक बात बताइए, अगर इतने न्यू करेंसीज मार्केट में निकली और बहुत लोगों ने कराए, मतलब लोगों ने कई करोड़ों रुपए अपने अगेन ब्लैक के ब्लैक में ही कन्वर्ट कर लिए फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, अगर ये हुआ तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि सारा नोट तो आरबीआई से प्रिंट होके बैंकों में गया, तो वो बैंकों का ही जो नेक्सस है, जो ये सारे कमर्शियल बैंक्स है उनका ही नेक्सस है, जिसकी वजह से जो इसका मेन पर्पस था वो कहीं ना कहीं डिफीट हो गया। क्यों डिफीट हो गया, क्योंकि बैंक मैनेजर्स ने अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए जो न्यू करेंसी थी उसको मतलब उसको गलत तरीके से उसको बाहर निकाल दिया, और वो ही लोगों में बट गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो रीजन था या जो मोटिव था वो बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन फेल हो गई, और उस वजह से आज अगेन लोगों के पास ब्लैक मनी भरे पड़े हैं। बस फर्क ये है कि पहले 1000 और 500 के नोट होते थे, अब वो 2000 के नोटों में कन्वर्ट हो गया है। तो सबसे पहले मतलब क्या हो गया कि डिमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन क्या हुई, डिमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन हुई, इट इज द एक्ट ऑफ स्क्रैपिंग मतलब खत्म करना अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर। तो मतलब जब आप किसी दुकान पर जाते हो, अपनी जेब में 500,000 के नोट रखे होते थे आपने पहले, तो आप एक औकात चौड़े में चलते थे, देख मेरे पास कितने पैसे हैं, 10,000 देख 500 के कितने नोट है, 1000 के कितने नोट है, आपके घर में बहुत पैसा पड़ा था, करोड़ों रुपए पड़े थे, और एकदम से मोदी साहब ने आके बोला कि भैया ये सब कागज का टुकड़ा है, तो आप सोच के देखो कि आपकी क्या हालत होगी। 1 मिनट के लिए तो लोगों के पैरों में से जमीन निकल गई थी, भैया हम तो रोड पे आ जाएंगे। उस वक्त थोड़ा ना पता था कि आपके इस तरीके की हरकतें होगी कि ब्लैक मनी में रह जाएगा या कुछ भी। उस वक्त तो ये लगा था ना, एक आदमी सेठ है जिसके पास 10 करोड़ रुपए ब्लैक के थे, वो यही सोच रहा था कि 10 करोड़ मतलब बिल्कुल जीरो हो गया, चलो उसने ये भी सोचा कि चलो मैं इसको व्हाइट भी कन्वर्ट कर दूंगा, तब भी 10 से 5 में रह जाएगी उसके, क्योंकि मैंने बताया ना 50-60% तो टैक्स चला जाएगा, तो औकात खत्म हो जाती बिल्कुल ही, वो बंदे की जो उसकी इतना पावर है, स्टेटस था, वो सब खत्म हो जाता। तो ये हमारी डेफिनेशन है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसके पहले तो इसके पढ़ेंगे फीचर्स क्या थे, फिर पढ़ेंगे कि इसको लाने के रीजंस क्या थे, और फिर पढ़ेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। तो ऐसा करते हैं, जो मैंने आपको नोट्स पीडीएफ फाइल में भेज रखे उन्हीं से रीड करते रहते हैं इस चीज को, जैसे जैसे हम रीड करते रहेंगे ना हमें वो इजीली समझ आती रहेगी, और मैं वहीं पे आपको समझाता रहूंगा कि क्या टर्म का क्या मतलब है, तो ये इजीली हमारा चैप्टर टॉपिक हो जाएगा। तो आइए, ये जो मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल भेजी थी एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट की, उसमें टॉपिक है आइए डिमोनेटाइजेशन। इट इज द, पहले तो आपने डेफिनेशन को अंडरलाइन किया, इट इज द एक्ट ऑफ स्क्रैपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर। तो ये आपकी 1 मार्क की डेफिनेशन भी आ सकती है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपको बताना चाहिए। तो आइए अब रीड करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया made an announcement on November 8, 2016 with profound implications, profound मतलब बहुत बड़े implications for the Indian economy. The 2 largest denomination notes of ₹500 and 1000 were demonetized with immediate effect. Immediate effect मतलब वो 8 बजे आए थे और रात को 12 बजे होने वाला था ये सब काम। तो seizing to be a legal tender, seizing मतलब stopping, to be a legal tender. Legal tender हम कहते हैं नोट को जिसको आप किसी को दे सकते हो, टेंडर मतलब देना किसी को, लीगल टेंडर मतलब आप उसको लीगली किसी को दे सकते हो।
सकते हो, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेसिफाइड पर्पस सच एज पेइंग यूटिलिटी बिल्स। तो उस वक्त उन्होंने बोला था कि इससे आप अभी भी पुराने नोटों से इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा बिल्स पे कर सकते हो, हॉस्पिटल के जो बिल्स है वो पे कर सकते हो, आप गैस के बिल्स दे सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन के बिल्स दे सकते हो, आप पेट्रोल ले सकते हो। तो ऐसी कुछ चीजें थी जो आप उस टाइम पे उनसे कर सकते थे। ओके, दिस लेड टू 86। बेटा इसको हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। अगेन वन मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि कितना परसेंट गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि ब्लैक मनी इससे जो ब्लैक मनी था वो खत्म हो गया था। तो दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन टू बी इनवैलिड। गवर्नमेंट की जो क्लेम है, हालांकि ऐसा अब सच पता नहीं क्या है, लेकिन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि 86% मनी इनवैलिड हो गया था। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक्स व्हिच केम अलोंग विद द रिस्ट्रिक्शन। तो उन्होंने कहा कि पैसा जमा कराना था बैंक पे और उसके भी ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप कितना निकाल सकते हैं। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन। करप्शन का क्या मतलब था बेटा, जैसे पूरी जो ये घूस वगैरह ब्राइबरी होती है उस पर हमारे 500,000 के नोट ही मतलब सॉरी ब्लैक मनी ही चलता है, किसी को चेक से ब्राइब नहीं दोगे। तो वो जब लोगों के पास ही नहीं रहेगा तो लोग कैसे आगे देंगे। तो कहीं ना कहीं करप्शन रोकना चाहते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा करप्शन रोकना चाहते थे, लेकिन करप्शन की वजह से ही ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और अब आप देखो, पहले मान लीजिए मेरे को किसी को 10 लाख रुपए देने थे, ब्लैक मनी घूस देनी है, ब्राइब देनी है, तो पहले मेरे को 1000 की 10 गड्डियां देनी पड़ती थी। अब तो आपने काम और आसान कर दिया, अब तो मुझे 5 गड्डियां देनी है 2000 की, और कम हो गया, अब तो जेब में डाल के ले जाऊंगा मैं। तो वही कहने का मतलब है कि पर्पस जो उसकी वो थी, मोटिव बहुत अच्छा था, बट उसकी एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो करप्शन, काउंटरफिटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज। काउंटरफिट का मतलब होता है उसके नकली नोट बन गए थे। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी डर था कि कुछ मतलब इलीगल एक्टिविटीज, वैसे तो डर तो ये था कि कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंडिंग मिल रही है, किसी ने मतलब पाकिस्तान ने और किसी कंट्री ने हमारे वो नोट छाप लिए हैं और उस नोटों की वजह से वो इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने वाले। ये भी एक न्यूज, ये भी एक खबर से आई थी कि उन्होंने हमारे हुबहू नोट छाप लिया और उससे वो करने वाले। तो उसको हम खत्म करना चाहते हैं। काउंटरफिटिंग मतलब उसका मिसयूज, तो उसको स्टॉप करना चाहते हैं। काउंटरफिटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्रैकेट में ब्लैक मनी का मतलब लिखा हुआ है व्हेन द मनी अर्न्ड इज नॉट डिक्लेयर्ड टू द गवर्नमेंट ऑन व्हिच नो टैक्स इज पेड। तो जब हमने वो डिक्लेयर ही नहीं किया, इस पर हमने टैक्स नहीं दिया। जनरेटेड बाय द इनकम दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स अथॉरिटीज। तो ये हमारा मतलब था, डेफिनेशन थी, आपने डेफिनेशन मार्क कर लिया। आइए फीचर्स पर। तो डिमोनेटाइजेशन से बेसिकली इट इज, इसको अंडरलाइन कर लीजिए हेडिंग को, इट इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। इसका क्या मतलब हुआ कि डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों के घर में जो पैसा पड़ा था वो उनको जमा कराना पड़ा बैंकों में, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। तो उसकी वजह से जो अनअकाउंटेड मनी था वो अब नॉलेज में आ गया, टैक्सेशन अथॉरिटीज की नॉलेज में आ गया, जिसकी वजह से वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आ गया है। तो जैसे ही वो सारा पैसा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज के नजर में आ गया, तो अब जो हम लोग हैं उनके पास तो ऑप्शन नहीं, हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो एक तरीके से फॉर्मल सिस्टम पे अनअकाउंटेड मनी आ गया। तो आइए पढ़ते हैं। कैश होल्डिंग्स arising from declared income was readily deposited in banks and exchanged for new notes, but those with black money had to declare their unaccounted wealth and have to pay taxes at a penalty rate, जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड, इसका एक बहुत इस मूव से गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी इंडिकेशन भी दे दी थी लोगों को, एक मतलब एक लहर चली गई थी लोगों में, एक इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी कि अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत सख्ती से लेगा पैसे टैक्स की चोरी को। मतलब अभी तक जो होता आया, लेकिन अब ये चीज नहीं चलेगी। एक तरीके से उन्होंने ये मोदी साहब ने ये इंडिकेशन दे दी कि भैया मैं अभी कर सकता हूँ डिमोनेटाइजेशन, और मुझे पता चला तुमने फिर ये हरकतें की तो मैं फिर डिमोनेटाइजेशन कर दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक उन्होंने गवर्नमेंट ने एक मैसेज भेज दिया दैट टैक्स की चोरी विल नॉट बी एक्सेप्टेड एनीमोर। तो सेकंड पॉइंट क्या है, डिमोनेटाइजेशन इज आल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट on the part of government indicating that the tax evasion will no longer be tolerated. तीसरा, जैसे मैंने कहा कि जब पैसा फॉर्मल सिस्टम में आ गया, जब ब्लैक मनी फॉर्मल सिस्टम में आ गया, तो हुआ क्या, इससे बैंक के जो डिपॉजिट्स थे वो बढ़ गए। अब बैंकों के डिपॉजिट बढ़ गए तो बैंकों के पास इतना सरप्लस मनी हो गया कि जब वो आगे लोन देने की देंगे तो उसके भी हमारे क्या कम हो जाएगा, हमारे जो उसके रेट्स है, जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स है वो कम हो जाएंगे। बट जैसे इस पे एक और बहुत बड़ा ना एक डर था कि लोगों ने पैसा जमा तो करा दिया, लेकिन
लेकिन वो वापस पैसे को निकाल लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो जैसे ही खुलेंगे रिस्ट्रिक्शंस वो सारा पैसा वापस निकाल लेंगे। तो बट लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी इन्होंने इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दी गवर्नमेंट ने, जिससे लोगों को इंसेंटिव मिला कि वो बैंक में पैसे को मतलब जमा रखे और वहां पे इंटरेस्ट पाए। क्योंकि एक बात बताइए, जो पैसा आपके घर में पड़ा हुआ है वो उस पर क्या आप कुछ कमा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। उस पर आपको एक पैसे की भी इंटरेस्ट या कुछ कमाई नहीं हो रही। लेकिन अगर आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, टैक्स के बाद जो पैसा जमा कर रखा है, तो उस पर आप अपने पैसे पे इंटरेस्ट या कुछ भी आप आगे उसको इन्वेस्ट करके कमाई कर सकते हो। तो बेसिकली जो मतलब गवर्नमेंट को ये डर भी था कि लोग पैसा जमा तो करा देंगे लेकिन धीरे धीरे फिर से निकाल लेंगे। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सेविंग स्कीम्स निकाली, बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट्स दिए और लोगों ने अपने पैसे को जमा रखा। इससे क्या हुआ, बैंकों के जो पास जो सरप्लस मनी था वो सरप्लस मतलब जो मनी था वो सरप्लस में आ गया और उसकी वजह से जो बैंकों ने आगे लोन्स दिए उसके रेट्स जो थे वो रिड्यूस हो गए। तो आइए, डिमोनेटाइजेशन आल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग द सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, दो मच ऑफ द कैश दैट हैज बीन डिपॉजिटेड हैव टू बी इज बाउंड टू बी विथड्रॉन, मतलब निकल ही जाएगा, बट सम ऑफ द न्यू डिपॉजिट स्कीम्स ऑफर्ड बाय द बैंक विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड बेस लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। तो लेकिन बहुत लोग अब अपना पैसा नहीं भी निकालेंगे और बैंकों में रखेंगे, जिसकी वजह से बैंकों के पास सरप्लस मनी रहेगा। एंड लास्टली वो एक और चाहते थे, अगर आप लोग कभी मतलब आप लोग तो गए होंगे इंडिया से बाहर, तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो लोग होते हैं वो प्लास्टिक मनी में ज्यादा बिलीव करते हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट्स में ज्यादा बिलीव करते हैं। बट इंडिया में अभी भी ये चीज मतलब 2016 से पहले ये चीज इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी। लोग पहले हार्ड कैश में बिलीव करते थे, कैश देते थे। तो ये क्यों करना है जब आजकल इतना ऑनलाइन सिस्टम्स इतने मतलब हमारा नेट इतना इजीली एक्सेसिबल है, तो आपको देना ही क्यों है कैश? आप लोगों को ऑनलाइन ही क्यों ना ट्रांसफर करो? तो एक और फीचर था इसका कि जो हमारी गवर्नमेंट थी वो बनाना चाहती थी कैश लाइट इकोनॉमी। कैश लाइट का मतलब क्या हुआ, जिसमें कैश का आदान प्रदान कम हो और ऑनलाइन पेमेंट्स ज्यादा हो। तो आइए, अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी दैट इज चैनलाइजिंग मोर सेविंग्स थ्रू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, ये तो थे इसके फीचर्स। अब देखते हैं कि इसके रीजंस क्या थे। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो इस रीजन था कि जो जाली करेंसी बन चुकी है उसको रोकना, टू एलिमिनेट काउंटरफीट करेंसी बाय बैनिंग द नोट्स द गवर्नमेंट वांट्स टू डिसकंटिन्यू द सर्कुलेशन ऑफ फेक नोट्स फ्रॉम द इकोनॉमी बिकॉज द बैन करेंसी लूज देयर परचेजिंग पावर एंड बिकम अ मेयर पीस ऑफ पेपर। बात बताओ ना, जब असली करेंसी की पावर खत्म हो गई तो बैंड करेंसी की तो क्या ही औकात रहेगी, सॉरी फेक करेंसी की तो क्या ही औकात रहेगी। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जो घर में लोगों के पैसा पड़ा है उसको इकोनॉमी में लाना, उसको फॉर्मल सिस्टम में लेकर आना, to boost the economy's investment, as the existing currency in the economy is declared as useless, null and void. People are left with no other option but to deposit them into banks, because of which banks start receiving a huge amount of deposits which is lended as loans to the industries. तो वो जब लोग बैंकों के पास सरप्लस आ गए तो उन्होंने आगे जो लोन देने शुरू किए वो कम रेट पे देने शुरू किए। इसकी वजह से बहुत लोगों ने लोन लिए और उन्होंने भी इंडस्ट्रीज जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बढ़ी। एंड लास्टली, टू अपरूट करप्शन मीन्स होल्डिंग अनअकाउंटेड मनी ऑन विच tax has not been paid, example cash received as bribes, etc. Because of this inequality of income spreads, all money have to be deposited into banks, which ultimately comes into the knowledge of the government and becomes accounted. तो bribes वगैरह इससे कम हो गई। तो अब आइए लास्ट टॉपिक पे चलते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा अलग अलग सेक्टर्स पे इकोनॉमी के। तो देखते हैं द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कैन बी सीन एज फॉलोज। इससे देखिए, जो हमारे इंटरेस्ट रेट थे, जो हमारे बैंक डिपॉजिट्स थे वो बढ़े, जो हमारे कैश ट्रांजैक्शंस थी वो कम हुई, और जो हमारी फाइनेंशियल सेविंग्स थी वो इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स कैसे हुआ कि जो घरों में पड़ी थी पैसे वो वहां से निकले और बैंकों में डले और सेविंग स्कीम्स में लगने शुरू हो गए। प्राइवेट वेल्थ पर लोगों की डिक्लाइन आया, क्यों कम हुई? जैसे मैंने कहा कि एक बंदे के पास 10 करोड़ रुपए थे, अब दो ऑप्शन है, अगर उसने बैंक में डाल दिया उसके 50% टैक्स लग गया तो उसके 10 करोड़ की इनकम कितनी रह गई? 5 करोड़ रहेगी। और मान लीजिए उसने ब्लैक मनी को ब्लैक मनी में रखा और 10 से उसने 8 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया, 20% का वो देके प्रीमियम कमीशन देके, तब भी तो कम हो गए ना। तो लोगों की कहीं ना कहीं प्राइवेट वेल्थ में एक फॉल आ गया। पब्लिक वेल्थ में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि इससे पब्लिक वेल्थ अनअफेक्टेड थी। डिजिटाइजेशन जो थी वो बढ़ गई, हमारी डिजिटल पेमेंट्स की वो जो यूज था वो बढ़ गया। डिजिटल ट्रांजेक्शन अमंग न्यू यूजर्स इंक्रीज्ड, जैसे कि रुपे एंड आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। उस टाइम पे एक नई ऐप भी निकली थी, भीम यूपीआई ऐप, जिसके थ्रू आप आराम से बैंक को लिंक करके पेमेंट एक बैंक से दूसरे बैंक में डाल सकते हो जस्ट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, और वो भी स्मार्टफोन ना भी हो तब भी हो जाएगा।
रियल एस्टेट के प्राइसेस डिक्लाइन हुए क्योंकि रियल एस्टेट में एक्चुअली रियल एस्टेट की जो प्राइसेस है, रियल एस्टेट जो है सेक्टर है वो वर्क करता है ब्लैक मनी के ऊपर। अब ब्लैक मनी लोगों के पास था ही नहीं, वो इतना पैसा ही नहीं था कि वो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज में पैसा मतलब इन्वेस्ट करे, इसलिए उसकी प्राइसेस डाउन हो गए। एंड जो टैक्स कलेक्शन थी ऑब्वियसली जैसे अभी बताया आपको, गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन बढ़ गई। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये न्यूली एड टॉपिक है, तो उसकी और मतलब ऐसी वेटेज बढ़ जाती है। इसके साथ हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर है वो पूरा खत्म हो गया। तो हमने क्या क्या किया एक बार देख लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने डेफिनेशन की, हमने फीचर्स किए, हमने इंपॉर्टेंस किया, हमने डायमेंशंस किए, हमने एलपीजी किया, हमने एलपीजी का इंपैक्ट किया, हमने इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन किया, फिर हमने मैनेजरियल रिस्पॉन्स किया और आज हमने डिमोनेटाइजेशन किया। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर की वेटेज 5 नंबर की है। अब आप इसको अच्छे से इस चैप्टर को मेरे सारे वीडियोस को एक बार देखिए, अच्छे से याद करिए। एक मैंने एमसीक्यूज असाइनमेंट भेज रखा है, उसको भी आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो मुझसे वो पूछ लीजिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे सेफ एंड स्टे एक्साइटेड। बाय बाय।